योग सूत्रम, योग सूत्र ग्रंथ में प्रथम पाद का प्रथम सूत्र ही चल रहा है। भाष्य का विचार करना हम लोगों ने आरंभ किया था और बताया था कि अथ योगानुशासनम, यह जो प्रथम सूत्र है इसमें जो पहला अथ शब्द है वह आरंभार्थक है, इस बात को बताया था। और योगानुशासनम अर्थात योग शास्त्र, और इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है योग, इस बात को भी बताया। और योग क्या चीज है? योग को कहा दिया था समाधि, समाधान, समाहित होना, चित्त वृत्तियों का निरोध, ये सब एक ही बात है। और वह समाधि रूप योग क्या है? सार्वभौम चित्तस्य धर्म, इस बात को भी बताया था। अर्थात सर्वभूमि के चित्त की जो भूमियां हैं, अर्थात चित्त की जो अवस्था है, उन सभी अवस्थाओं का यह साधारण धर्म है, इस बात को कहा। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि चित्त के सभी भूमियों का साधारण धर्म यदि है तो वह वे चित्त की भूमियां कौन कौन हैं? तो 5 भूमियां बताई थी, 5 अवस्था बताई थी चित्त की, अर्थात अंतःकरण की। तो वह है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 चित्त की सहज अवस्था बताई थी। उसमें जो क्षिप्त अवस्था है कि जिसमें रजोगुण का प्राबल्य रहता है और चित्त हमेशा उस विषय में ही व्यापृत रहता है, व्याप्त रहता है, उस विषय में ही लगा हुआ रहता है और स्थिर होता है। ऐसे स्थिति जो चित्त की है वह है क्षिप्त अवस्था, क्षिप्त भूमि। फिर उसके बाद बताया था मूढ़ अवस्था कि जिसमें तमोगुण की अधिकता है और निद्रादि वृत्ति जिसमें अधिक रहती है, ऐसी जो चित्त की अवस्था है वह मूढ़ अवस्था है, इस बात को बताया था। फिर आया विक्षिप्त, तो क्षिप्त से विशिष्ट जो अवस्था है वह है विक्षिप्त। इस अवस्था में सत्वगुण की यद्यपि अधिकता होती है तो भी रजोगुण के कारण कुछ बीच बीच में अन्य विषयों की तरफ चित्त दौड़ता रहता है। अतः यह अवस्था हो गई विक्षिप्त अवस्था हो गई। किंतु अत्यंत चल स्वरूप जो चित्त है उसका कुछ काल तक कभी कभी स्थिरत्व इस अवस्था में प्राप्ति होती है, स्थिर हो जाता है थोड़ा बहुत, इसलिए यह अवस्था हो गई विक्षिप्त अवस्था बताई थी। फिर उसके बाद बताई थी एकाग्र अवस्था कि किसी एक विषय में ही चित्त जब लगा रहता है कि नहीं, एकस्मिन् एव विषय और सत्वगुण अधिक है, सत्वगुण की प्रबलता है, तो विशुद्ध सत्वगुण होने के कारण जितने काल तक इच्छा हो उतने काल तक किसी एक जगह पर चित्त की स्थिरता हो जाती है। उस चित्त की अवस्था को कहते हैं एकाग्र अवस्था, कि जिसमें चित्त चंचल नहीं है, निवातस्थ दीप की तरह उसकी अवस्था है, वो एकाग्र अवस्था हो गई, सत्वगुण का प्राबल्य है। फिर उसके बाद बताई थी निरुद्ध अवस्था, तो सकल समस्त वृत्तियों का निरोध जिस अवस्था में होता है और संस्कार मात्र रूप से चित्त स्थिर रहता है, वह जो चित्त की अवस्था है वह निरुद्ध अवस्था है, इस बात को बताया था। फिर अब आगे बता रहे हैं भाष्य में कि इन 5 अवस्थाओं में से जो तीसरी अवस्था है विक्षिप्त, तो उसके बारे में दे रहे, देखिए, तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेप उपसर्जनी भूत समाधि न योग पक्षे वर्तते। ठीक है ना? अब देखिए भाई क्या करें, तत्र उन 5 अवस्थाओं में जो तीसरी चित्त की विक्षेप अवस्था है,
उसमें भी विक्षेप से उपसर्जनीभूत हो जाती है समाधि, अर्थात विक्षेप का ही प्राबल्य है और समाधि गौण है। ऐसी स्थिति में जो समाधि हो रही है वह भी योग पक्ष में नहीं गिनाई जाती है। वही बात दिख रही है, योग पक्षे। योग पक्षे शब्द का अर्थ है कैवल्य पक्षे न वर्तते, कैवल्य पक्ष में वो नहीं है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति पढ़ी मैंने तत्र से लेकर वर्तते तक, इसके आधार पर थोड़ी टिप्पणी लिख लेते हैं तो सभी बात स्पष्ट हो जाएगी। लिखेंगे चित्त समाधानम, चित्त समाधानम एव योगः, एव योगः अर्धविराम। तस्य तस्य सार्वभौमत्वात्, सार्वभौमत्वात् पंचसु अपि भूमिषु, पंचसु अपि भूमिषु योग संभवः स्यात्, योग संभवः स्यात् पूर्णविराम। तत्र तत्र प्रबल लोभ मोहादिवशात्, प्रबल लोभ मोहादिवशात् कदाचित् कदाचित् क्षिप्त मूढ़योः भूम्योः, क्षिप्त मूढ़योः भूम्योः कियत् चित्त समाधानं भवति, कियत् चित्त समाधानं भवति अर्धविराम। न च तत् कैवल्याय भवति, कैवल्याय भवति पूर्णविराम। यह तु विक्षिप्ते चेतसि, विक्षिप्ते चेतसि बराबर विक्षिप्त भूमिष्ठे चेतसि, विक्षिप्त भूमिष्ठे चेतसि जातः, जातः विक्षेप उपसर्जनीभूतः, विक्षेप उपसर्जनीभूतः। कंस में लिखिए विक्षेपेन तिरस्कृतः, विक्षेपेन तिरस्कृतः अर्धविराम, खंडितः अर्धविराम, अभिभूतः, अभिभूतः अर्धविराम, गौणत्वं प्रापितः, गौणत्वं प्रापितः कंस बंद। आगे समाधि अल्पः, समाधि अल्पः अर्धविराम, बहुल विक्षेप शेषीभूतत्वात्, बहुल विक्षेप शेषीभूतत्वात् न योग पक्षे, न योग पक्षे बराबर न कैवल्य पक्षे, न कैवल्य पक्षे सम्यक वर्तते, सम्यक वर्तते पूर्णविराम। आगे तादृशः साधकः, तादृशः साधकः यदा यदा विक्षेपाभिभूतः भवति, विक्षेपाभिभूतः भवति तदा प्रमत्तः, प्रमत्तः
तत्वज्ञानहीनः तत्वज्ञानहीनः पृथग्जनः इव आचरति। हो गया आचरति। ठीक, देखिए भाई अर्थ तो कह रहे हैं चित्त समाधानम एव योग, चित्त का समाधान समाहितता यही योग है। तस्य सार्वभौमत्वात्, क्योंकि अभी अभी ऊपर भाष्य में कहा था सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, तो सार्वभौमत्वात् तो पंचस्वपि भूमिषु योग संभव स्यात्, पांचों भी भूमियों में योग का संभव फिर होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे कह रहे तत्र प्रबल लोभ मोहादिवशात्, किंतु उन पांच भूमियों में से जो पहली दो भूमियां हैं क्षिप्त और मूढ़, उनमें प्रबल लोभ मोह इत्यादि होने के कारण समाधि नहीं हो पाती है। थोड़ी बहुत कदाचित अंतर्मुक्त हो भी जाए तो वह कैवल्य पक्ष में मोक्ष के लिए कुछ काम की नहीं है, ये कह रहे हैं। तत्र प्रबल लोभ मोहादिवशात् कदाचित क्षिप्त मूढ़यो भूम्यो हो, क्षिप्त और मूढ़ इन भूमियों में कियत थोड़ा बहुत किंचित चित्त समाधानम भवति, थोड़ा बहुत कभी कभी चित्त अंतर्मुख हो भी सकता है, किंतु न च तत् कैवल्याय भवति, किंतु उसका मोक्ष के लिए मोक्ष साधन के लिए कुछ भी उपयोग नहीं है, ये बात कह रहे हैं। फिर पर किसका उपयोग है, फिर आगे कह रहे हैं तीसरी अवस्था विक्षिप्त, यह तो विक्षिप्ते चेतसी प्रतीक है भाष्यस्थ पद, तत्र विक्षिप्ते चेतसी ऐसा आया था ना। तो देखिए विक्षिप्ते चेतसी इसका अर्थ कर रहे हैं विक्षिप्त भूमिष्ठे चेतसी, विक्षिप्त भूमिका वाला अवस्था वाला जो चित्त, उस चित्त में जातः उत्पन्न हुआ कौन, समाधि, भाष्य में आया है शब्द, और उस समाधि इस पद का विशेषण है विक्षेप उपसर्जनी भूत समाधि, भाष्य में उसी को बता रहे। विक्षेप उपसर्जनी भूत मतलब क्या, लिख के दिया आपको। विक्षेप उपसर्जनी भूत समाधि मतलब विक्षेप के द्वारा तिरस्कृत हुआ समाधि, अर्थात खंडित हुआ, अभिभूत हुआ, दब गया, गौण भाव को प्राप्त हुआ ऐसा समाधि, अर्थात विक्षेप की अधिकता और समाधि की न्यूनता, वही कह रहे समाधि अल्पः। फिर अधिक क्या है, बहुल विक्षेप शेषी भूतत्वात्, और विक्षेप की अधिकता अधिक है, शेषी है वो मुख्य है, इसलिए उस विक्षिप्त अवस्था में भी जो समाधि हो रहा है, चित्त की अंतर्मुक्ता हो रही, चित्तवृत्तियों का निरोध हो रहा है, वह भी वस्तुतः कैवल्य पक्ष के लिए अच्छी तरह से उपयुक्त नहीं है। वही कह रहे न योग पक्षे, भाष्य में आया था न योग पक्षे वर्तते, उसी का अर्थ कर रहे न कैवल्य पक्षे सम्यक वर्तते। तो विक्षिप्त अवस्था में और जिसमें की सत्वगुण की अधिकता है थोड़ी और रजोगुण भी है, किंतु रजोगुण क्या कर देता है, विक्षिप्त कर देता है उस समाधि को, इसलिए कह दिया विक्षेप उपसर्जनी भूत समाधि, और वह समाधि उस अवस्था में होने वाली समाधि भी कैवल्य पक्ष में नहीं है। तो कहने की बात क्या फिर कि जो क्षिप्त और मूढ़ अवस्था में समाधि होगी वो तो बिल्कुल कैवल्य पक्ष में नहीं है, ये बात वही करे आगे न कैवल्य पक्षे सम्यक वर्तते। तादृश साधक, इस प्रकार का जो साधक है विक्षिप्त अवस्था वाला साधक, यदा जब विक्षेप अभिभूत भवति, विक्षेप से युक्त हो जाता है, तदा तब वह प्रमाद से युक्त हो जाता है, क्योंकि विक्षेप अधिक है, समाधि न्यून है, वो समाधि को दबा देता है विक्षेप, इसलिए विक्षेप उपसर्जनी भूत समाधि हो गई वो विक्षिप्त अवस्था वाली। तो तदा प्रमत्तः तत्वज्ञानहीन, तत्वज्ञान विवेक ख्याति उसको प्राप्त होती नहीं है, फिर उसका आचरण कैसा हो जाता है, पृथक जन इव आचरति। पृथक जन शब्द का अर्थ लिख के रखिए नीच पुरुष, नीच पुरुषों की तरह उसका आचरण हो जाता है, ये बात बता दिया।
ठीक है, आइए भाष्य में। तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेप उपसर्जनी भूत समाधि न योग पक्षे वर्तते। ठीक है, तो बोलेंगे ठीक है, फिर योग पक्ष में कैवल्य पक्ष के लिए, कैवल्य के लिए कौन सी अवस्था वाली समाधि उपयुक्त है वो आप बता रहे हैं। यह तू एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान क्लेशान च क्षिणोति, ऐसा, और कर्म बंधनानि श्लथयति और निरोधम अभिमुखम करोति सह संप्रज्ञात योगः इति आख्यायते। ठीक है, देखिए भाई, मुख्य बात को पहले समझ लीजिए इस पंक्ति में। यह तू एकाग्रे चेतसी कह योग, जो अंतिम आया ना, तो जो एकाग्र चित्त में होता है कौन, योग, सह संप्रज्ञात इत्याख्यायते, उस योग को अर्थात उस समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जो एकाग्र चित्त में होती है, जो कैवल्य पक्ष में है। ठीक है, फिर वो योग क्या क्या करता है, एकाग्र चित्त में होने वाला योग एकाग्र चित्त में होने वाली समाधि अर्थात योग क्या क्या करता है, तो चार बात। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्लेशान च क्षीणोति कर्म बंधनानि श्लथयति और निरोधम अभिमुखम करोति। ये चार बातों को करता है वह योग, और वो संप्रज्ञात योग है, ये सब बात। ठीक है, अब इस बात को भी, इस पंक्ति को भी स्पष्ट करते हैं, थोड़ी सी टिप्पणी लिखकर लिखेंगे। पहले थोड़ी सी आकृति निकालते हैं। समाधि, समाधि बीच में लिखना है, बीच पंक्ति के बीच में अक्षर समाधि, उसके आगे कौंस में लिखिए योग, कौंस बंद, फिर उसके नीचे रेशा खींचकर उसके दो भेद दिखाने हैं आकृति। उसमें नंबर 1 संप्रज्ञातः, संप्रज्ञात, कौंस में लिखिए सत्वगुण प्रधानः, सत्वगुण प्रधानः, कौंस बंद। और समाधि के दो भेद दिखाए ना, दो पॉइंट, पहले हुआ संप्रज्ञात, फिर उधर आगे दूसरा पॉइंट, दूसरा मुद्दा असंप्रज्ञातः, असंप्रज्ञातः, कौंस में लिखिए गुण रहित, गुण रहित, कौंस बंद। ठीक, अब जो पहला है ना संप्रज्ञातः, उसके भी नीचे एक रेशा खींचकर उसके 4 पॉइंट दिखाइए, 4 पॉइंट। नंबर 1 वितर्कानुगत, वितर्कानुगत। नंबर 2 विचारानुगत, विचारानुगत, वितर्कानुगत, उसके बाद नंबर 2 विचारानुगत। नंबर 3 आनंदानुगत, आनंदानुगत। फिर नंबर 4 अस्मितानुगत, अस्मितानुगत। हो गया, चलिए ये हो गई आकृति। अब ये जो पंक्ति मैंने अभी भाष्य की पंक्ति पढ़ी है, यह तो एकाग्र चेतसी यहाँ से लेकर आख्यायते तक, इसके आधार पर थोड़ी एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे प्रतीक एकाग्रे चेतसी, एकाग्रे चेतसी बराबर एकाग्र भूमि के अंतःकरणे, एकाग्र भूमि के अंतःकरणे जातः योगः,
जातः योगः, कौंस में लिखिए समाधि, कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक सद्भूतम अर्थम, सद्भूतम अर्थम बराबर पारमार्थिकम तत्वम, पारमार्थिकम तत्वम। फिर आगे प्रतीक प्रद्योतयति, प्रद्योतयति बराबर प्रख्यापयति, प्रख्यापयति बराबर प्रकाशयति, प्रकाशयति अर्धविराम। आगे यत् प्रज्ञया, यत् प्रज्ञया पारमार्थिक हनोपादान विषये, पारमार्थिक हनोपादान विषये अव्यर्थ अध्यवसायः, अव्यर्थ अध्यवसायः जायते, जायते इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे तथा च, तथा च फिर प्रतीक क्लेशान, क्लेशान बराबर तत्वज्ञानस्य, तत्वज्ञानस्य चेतसी उपस्थानात्, चेतसी उपस्थानात् अविद्यादीन क्लेशान, अविद्यादीन क्लेशान। फिर प्रतीक क्षिणोति, क्षिणोति बराबर सहयोगः, सहयोगः क्रमतः, क्रमतः तान क्लेशान, तान क्लेशान वंद्य प्रसवान करोति, वंद्य प्रसवान करोति, वंद्य प्रसवान करोति। पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक कर्म बंधनानि, कर्म बंधनानि बराबर क्लेश मूलानां च कर्मणां, क्लेश मूलानां च कर्मणां निवर्त्यमानत्वात्, निवर्त्यमानत्वात् कर्म बंधनम, कर्म बंधनम प्रतीक श्लथयति, श्लथयति बराबर स्वकार्यात् अवसादयति, स्वकार्यात् अवसादयति। पूर्ण विराम। आगे किंच, किंच फिर आगे प्रतीक निरोधम, निरोधम बराबर सर्ववृत्तिहीनताम, सर्ववृत्तिहीनताम अभिमुखम, अभिमुखम बराबर उन्मुखम करोति, उन्मुखम करोति। पूर्ण विराम। आगे एषः संप्रज्ञातः योगः, एषः संप्रज्ञातः योगः बराबर एकाग्र भूमिकस्य चेतसः, एकाग्र भूमिकस्य चेतसः कौंस में लिखिए अंतकरणस्य, कौंस बंद, अंतकरणस्य कौंस बंद। आगे तत्व विषयिणी प्रज्ञा,
तत्व विषयिणी प्रज्ञा संप्रज्ञानम संप्रज्ञानम अर्धविराम तदा तदा ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता तत्स्थ तदंजनता भवति तदंजनता भवति अर्धविराम तादृश संप्रज्ञानवान योगः तादृश संप्रज्ञानवान योगः संप्रज्ञातः संप्रज्ञातः कौंस में लिखे संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि कौंस बंद इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई एक एक बात तो भाष्य की पंक्ति का विचार हो रहा है। तो एकाग्रे चेतसी है कि नहीं, अर्थात एकाग्र भूमि के अंतःकरणे एकाग्र अवस्था वाला जो अंतःकरण उस अंतःकरण में, ठीक है ना, जातः योग उत्पन्न हुई जो योग समाधि क्या करता है वो योग, एक एक बात सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति ये बात लिखी है। तो सद्भूतम अर्थम मतलब क्या, पारमार्थिकम तत्व, तो वास्तविक तत्व कौन है क्या है, इस बात का प्रकाशन करता है वह योग, वह समाधि। एकाग्र चित्त में, चित्त की एकाग्र भूमि में जो समाधि उत्पन्न हो रही है, जो चित्तवृत्तियों का निरोध हो रहा है, वह समाधि अर्थात वह योग क्या करता है, पहली बात सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, प्रद्योतयति का अर्थ कर दिया प्रख्यापयति, प्रकाशित करता है। वास्तविक तत्व क्या है उसको ध्यान करा देता है। एक आगे लिख रहे यद प्रज्ञया बुद्धि के द्वारा पारमार्थिक अनोपादान विषये, वास्तविक पारमार्थिक मतलब वास्तविक, क्या त्यागने योग्य है क्या ग्रहण करने योग्य है, इस बारे में बुद्धि के द्वारा जो निश्चय होता है वह अव्यर्थ अध्यवसाय जायते। वो व्यर्थ अध्यवसाय, व्यर्थ निश्चय नहीं है, भ्रमात्मक निश्चय नहीं होता है, तो अव्यर्थ अध्यवसाय जायते इत्यर्थ। ये बात हो गई क्या, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति इसका अर्थ। फिर आगे आया था भाष्य में क्लेशान क्षुणोति क्लेशान, तो क्लेश क्या है भाई, तो अविद्यादि क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो क्लेश है उनको क्षीण कर देता है वह योग, जो कि चित्त के एकाग्र भूमि में उत्पन्न हुआ योग समाधि है ना। क्यों उन क्लेशों को क्षीण कर देता है, तो बात बता रही है कि क्लेशा तत्व ज्ञान से चेतसी उपस्थानत्वा, तत्व ज्ञान उस चेतसी अर्थात चित्त में अंतःकरण में उपस्थित हो जाने के कारण उसके द्वारा क्लेशों को क्षीण कर देता है वह योग, ठीक है ना। तो वही कह रहे अविद्यादीन क्लेशान क्षिणोति, कौन, योग, स योग क्रमता धीरे धीरे क्रमशः तान क्लेशान वंद्य प्रसवान करोति, अर्थात निरर्थक कर देता है, वंद्य प्रसवान है कि नहीं, अर्थात निरर्थक फलीभूत नहीं होने देता है उन क्लेशों, ये उसका मतलब। आगे फिर आया था भाष्य में कर्म बंधनानि श्लथयति, तो उसको बता रहे, तो कर्म बंधनानि मतलब क्लेश मूलानाम कर्मणाम, क्लेश है मूल जिनका, ऐसे जो कर्म उन कर्मों की भी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि क्लेश क्षीण हो गए, तो क्लेश ही क्षीण हो गए, तो उस क्लेश, वो क्लेश है मूल जिसका, ऐसे कर्म वो भी क्षीण हो जाते फिर। तो क्लेश मूलानाम च कर्मणाम निवर्त्यमानत्वात्, निवृत्त हो जाने के कारण कर्म बंधनम श्लथयति, श्लथयति का अर्थ कर दिया स्व कार्यात् अवसादयति, उन कर्मों का जो कार्य है जाति आयुर्भोग वगैरह उनको अवसादयति, ढीला कर देता है, शिथिल कर देता है, उनका अपना कार्य नहीं होने देता है,
ये इसका मतलब। स्वकार्यात अवसादयति, ये तो हो गया। फिर और क्या होता है भाई? हाँ, तो सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति हो गया, क्लेशान क्षिणोति हो गया, कर्म बंधनानि श्लतयति, इसका ही बात हो गई। फिर अंतिम चौथा, निरोधम अभिमुखम करोति, वह योग क्या करता है भाई? तो निरोधम, निरोधम शब्द का अर्थ है सर्ववृत्तिहीनता, सभी वृत्तियों से रहित कर देता है। और सभी वृत्तियों से रहित जो योग है, जो समाधि है, उसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। समाधि के दो भेद बताए थे, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। अब ये जो समाधि हो रही है एकाग्र चित्त में, वह संप्रज्ञात समाधि है। फिर वो क्या करती है? असंप्रज्ञात समाधि की तरफ बढ़ा देती है, सर्ववृत्तिहीनता की तरफ। वही कह रहे फिर, सर्ववृत्तिहीनता अभिमुखम करोति उन्मुखम करोति, यही ऐसा यह संप्रज्ञात योग, ये है भाई संप्रज्ञात योग। इसको संप्रज्ञात योग कहते हैं। तो उसको लिख रहे आगे, एकाग्र भूमिकस्य चेतसः, एकाग्र अवस्था वाला, भूमि मतलब अवस्था, भूमिका अवस्था चित्त की, एकाग्र भूमिकस्य चेतसः अर्थात अंतःकरणस्य, उस एकाग्र भूमि वाले अंतःकरण में तत्व विषयिनी प्रज्ञा, तत्व विषयक जो प्रज्ञा बुद्धि है कि विवेक बुद्धि, वही है संप्रज्ञान, है नहीं। और उस समय क्या रहता है? त्रिपुटी का भान रहता है। वही लिख रहे, तदा ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्त तदंजनता, तदंजनता मतलब उसका स्पष्टीकरण उस समय रहता है। ग्रहितृ ग्रहण करने वाला ध्याता, ग्रहण ध्यान, ग्राह्य ध्येय, ध्याता ध्यान ध्येय, ग्रहण ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्य, इन सभी की प्रगटता उसमें रहती है। वो ये संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात योग है कि नहीं? वही करे। फिर तादृश संप्रज्ञानवान, इस प्रकार का जो संप्रज्ञान, संप्रज्ञान मतलब तत्व विषयिनी प्रज्ञा, संप्रज्ञान, और उस ज्ञान वाला जो योग, उसको कहते हैं संप्रज्ञात। संप्रज्ञान वाला जो योग समाधि, उसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि, जिसमें त्रिपुटी का भी भान रहता है और जिसमें चार कार्य होते रहते हैं। और वो ऐसा समाधि है, ऐसा योग है कि एकाग्र भूमि में होता है। ठीक है, तादृश संप्रज्ञानवान योग संप्रज्ञात अर्थात संप्रज्ञात समाधि इत्यर्थः। इतनी बात लगी, आगे चलिए पुनः उस भाष्य पंक्ति को पढ़कर आगे चलते हैं। यह तो एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखम करोति स संप्रज्ञात योग इति आख्यायते। आख्यायते उच्यते कथ्यते प्रतिपाद्यते, है नहीं? संप्रज्ञात योग से ज्ञायते, संप्रज्ञात योग से उसको जाना जाता है। ये बात हो गई, तात्पर्य संप्रज्ञात समाधि हो गई। ठीक है, फिर आगे चलिए। स च सह सह संप्रज्ञात योग वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत अस्मितानुगत इति उपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः। ठीक है ना? वह संप्रज्ञात योग चार प्रकार का है भाई, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। तो बोलेंगे उसका व्याख्यान करो, फिर बोलेंगे यहाँ पर नहीं करेंगे उसका व्याख्यान, फिर कहाँ करेंगे? उपरिष्टात्, उपरिष्टात् अग्रे, आगे। आगे कहाँ पर? सूत्र नंबर 17 में, इसी पाठ का जो 17 नंबर का सूत्र आएगा उसमें कथन करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। ठीक है ना? वही कह रहे हैं, उपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः, प्रवेदयिष्य प्रकर्षेण वेदयिष्यामः, विशेष करके बताएंगे। तो प्रवेदयिष्याम इसका अर्थ लिखिए बोधयिष्यामः, बोधयिष्यामः, उसको ज्ञान कराएंगे, उसको बतावेंगे। ठीक है, चलिए भाई।
फिर आगे चलते हैं। सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञात समाधि। समाधि की दो भेद, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि समझ में आ गई, फिर असंप्रज्ञात समाधि क्या है उसको थोड़ी में बता दिया कि सर्ववृत्ति निरोधे, सभी वृत्तियों का निरोध जहाँ होता है। देखिए संप्रज्ञात समाधि में तो वृत्ति है, भले रजोगुण की तमोगुण की वृत्ति नहीं है, किंतु सत्वगुण की है कि नहीं, विवेक ख्याति रूप तत्व ज्ञान रूप वृत्ति वहां पर भी है। किंतु असंप्रज्ञात समाधि जब होती है तब कोई वृत्ति नहीं है, केवल संस्कार मात्र रहते हैं, यह अर्थ है। तो सर्ववृत्ति निरोधे तो असंप्रज्ञात समाधि। ठीक, इसके ऊपर भी एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे योगः द्विविधः, योगः द्विविधः, संप्रज्ञातः असंप्रज्ञातः च। संप्रज्ञातः असंप्रज्ञातः च इति पूर्णविराम। स च चित्तस्य धर्मः, स च चित्तस्य धर्मः अर्धविराम। वृत्तीनां चित्तधर्मत्वेन, वृत्तीनां चित्तधर्मत्वेन तन्निरोध रूप योगस्य अपि, तन्निरोध रूप योगस्य अपि तद्धर्मत्वात्, तद्धर्मत्वात् पूर्णविराम। सात्विकीं वृत्तिम उपादाय, सात्विकीं वृत्तिम उपादाय संप्रज्ञाते समाधौ, संप्रज्ञाते समाधौ रजस्तमोमयी किल, रजस्तमोमयी किल प्रमाणादिवृत्तिः, प्रमाणादिवृत्तिः निरुद्धा भवति, निरुद्धा भवति पूर्णविराम। आगे असंप्रज्ञाते तु, असंप्रज्ञाते तु समाधौ, समाधौ सर्वासाम एव वृत्तीनां, सर्वासाम एव वृत्तीनां निरोधः अस्ति, निरोधः अस्ति इत्यर्थः पूर्णविराम, इत्यर्थः। आगे सत्व प्रधाने एकाग्रे, सत्व प्रधाने एकाग्रे बराबर एक विषय स्थिते चित्ते, एक विषय स्थिते चित्ते, चित्ते। आगे रजोस्तमो वृत्ति निरोधः, रजस्तमो वृत्ति निरोधः सात्विक वृत्ति विशेषः, सात्विक वृत्ति विशेषः संप्रज्ञात योगः भवति, संप्रज्ञात योगः भवति पूर्णविराम। आगे तेन, तेन शब्दानुमानाभ्याम, शब्दानुमानाभ्याम परोक्षत्वेन ज्ञातार्थः,
परोक्षत्वेन ज्ञातार्थः साक्षात् क्रियते, साक्षात् क्रियते अर्धविराम। साक्षात्कारात्, साक्षात्कारात् अविद्यादि क्लेश क्षयः, अविद्यादि क्लेश क्षयः अर्धविराम। ततः ततः पुण्य पाप कर्मणाम दाह, पुण्य पाप कर्मणाम दाह अर्धविराम। ततः ततः असंप्रज्ञातः योगः, असंप्रज्ञातः योगः अर्धविराम। आगे सात्विक वृत्तेः अपि, सात्विक वृत्तेः अपि निरोधः, निरोधः संस्कार मात्र शेषे, संस्कार मात्र शेषे निरुद्धे चित्ते भवति, निरुद्धे चित्ते भवति हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो योग दो प्रकार का, योग मतलब समाधि दो प्रकार की, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। सच चित्त से धर्म हो, किंतु वह भी क्या है, चित्त का ही धर्म है। क्यों? तो कह रहे वृत्ति नाम चित्त धर्मत्वे, जो भी वृत्तियां है चित्त के परिणाम विशेष, वो यदि चित्त के धर्म है तो उन वृत्तियों का निरोध ही योग है। अर्थात फिर वो निरोध भी किसका धर्म होगा, चित्त का ही धर्म होगा। वही कह रहे वृत्ति नाम चित्त धर्मत्वेन तद निरोध रूप योगस्य, उन वृत्तियों का निरोध रूप जो योग है वह भी चित्त का ही धर्म है। तद धर्मत्वात्, चित्त धर्मत्वात्। आगे सात्विकी वृत्तिम उपादाय, सात्विक वृत्ति को लेकर संप्रज्ञाते समाधौ, संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, सात्विक वृत्ति उसमें रहती है संप्रज्ञात समाधि में। और रजो तमोमयी, रजोगुण की और तमोगुण की जो वृत्तियां है वो दबी हुई रहती है, ठीक है ना। रजस तमोमयी किल, ऐसी जो प्रमाणादि वृत्तियां है रजोगुण की और तमोगुण की, वो निरुद्धा भवति, कहा संप्रज्ञात समाधि में। तो संप्रज्ञात समाधि एकाग्र भूमि में होती है, संप्रज्ञात समाधि में सात्विक वृत्ति रहती है, संप्रज्ञात समाधि में रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियां नहीं रहती है, ऐसी स्थिति है, ठीक है। संप्रज्ञात समाधि के बारे में ये बात हो गई। फिर असंप्रज्ञात समाधि में क्या विशेषता है वो लिख रहे, असंप्रज्ञाते तु समाधौ, असंप्रज्ञात समाधि में तो सर्वसामेव वृत्ति नाम निरोध, वो सात्विक वृत्ति भी नहीं रहती है, केवल उस वृत्ति के संस्कार रहते हैं। और वह असंप्रज्ञात समाधि चित्त के उस भूमि में होती है जो निरुद्ध है। 5 भूमि है ना, तो अंतिम जो भूमि है कौन सी, निरुद्ध, उसमें होती है कौन, असंप्रज्ञात समाधि। ये बात असंप्रज्ञाते तु समाधो सर्वासामेव वृत्ति नाम निरोध अस्ति इत्यर्थ। आगे सत्व प्रधाने एकाग्रे, संप्रज्ञात समाधि के बारे में पुनः थोड़ा बता रहे। तो सत्व प्रधाने एकाग्रे अर्थात एक विषय स्थिते चित्ते, एकाग्र भूमि वाले चित्त में रजोस्तमो वृत्ति निरोध, रजोगुण के और तमोगुण वृत्ति का निरोध है। और सात्विक वृत्ति विशेष, और सात्विक वृत्ति की विशेषता है वहां पर, है कि नहीं, वो वह योग हो गया, वह समाधि हो गई संप्रज्ञात। वही कह रहे सात्विक वृत्ति विशेष संप्रज्ञात योग भवति। दोनों का अंतर समझ आ रहा है ना, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। फिर आगे तेन, उस संप्रज्ञात योग से, संप्रज्ञात समाधि से क्या क्या कार्य होता है वो भी बता रहे, जो भी भाष्य में पढ़ लिया हम लोगों ने, क्लेशांक्षणोति आदि आदि, उसको संक्षेप में पुनः बता रहे। तेन शब्दानुमानाभ्याम परोक्षत्वेन ज्ञातार्थ साक्षात क्रियते सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, ऐसा आया था ना। तो शब्द और अनुमान के द्वारा परोक्ष रूप से जाना गया जो अर्थ है वह साक्षात, उसका साक्षात्कार होता है, वो प्रत्यक्ष होता है।
संप्रज्ञात समाधि में। फिर साक्षात्कार होने से क्या होता है? अविद्यादि क्लेश क्षय, क्लेशान क्षिणोति, अविद्यादि क्लेश का नाश होता है। फिर उससे कर्मबंधनानि श्लथयति, ऐसा आया था, उसको करे। फिर ततः पुण्य पाप कर्म नाम दाह, पुण्य और पाप रूप जो कर्म है उनका दाह होता है। ठीक। फिर उसके बाद ततः असंप्रज्ञात योग, फिर उससे संप्रज्ञात समाधि के आगे वाला जो योग है असंप्रज्ञात योग, उधर चित्त जाने लगता है, वही कहते हैं ततः असंप्रज्ञात योग। ठीक। और उस असंप्रज्ञात योग में क्या? सात्विक वृत्ति अपनी निरोध, वहां पर सात्विक वृत्ति का भी क्या होता है? निरोध होता है, निवर्तन होता है, लय होता है। ठीक है ना। निरोध होना मतलब क्या? निवर्तन होना, लय होना। सात्विक वृत्ति अपनी निरोध संस्कार मात्र शेषे निरुद्धे चित्ते, संस्कार मात्र रहता है जिसमें ऐसा जो निरुद्ध चित्त, उस निरुद्ध चित्त में यह असंप्रज्ञात योग अर्थात असंप्रज्ञात समाधि होती है। हो गया जी। चलिए आगे, यहां तक ये चिंतन हुआ भाई। फिर आगे चलते हैं आगे पेज नंबर 9 पर मिला। सूत्र के ऊपर भाष्य की एक अवतरण पंक्ति है। तस्य लक्षणाभिधित्सया इदम सूत्रम प्रवृते, पंक्ति मिली सबको? लेकिन दूसरे सूत्र के ऊपर एक दो पंक्ति ऊपर तस्य, तस्य शब्द का अर्थ लिखिए द्विविध योगस्य, द्विविध योगस्य। ठीक है ना। दो प्रकार का योग बताया ना पीछे, संप्रज्ञात योग, असंप्रज्ञात योग। अब दोनों का भी लक्षण अभिधित्सया, लक्षण करने की इच्छा से इदम सूत्रम प्रवृते, यह सूत्र प्रवृत्त होता है। ठीक है ना। तो लक्षण अभिधित्सया ऐसा पद आया है। अभिधित्सया इसका अर्थ लिखिए, एक शब्द में लिखना हो तो अभिधानेच्छया, अभिधानेच्छया। अभिधान मतलब कथन करने की इच्छा से, और उत्पत्ति लिखना हो तो लिखिए अभिधातुम बराबर कथयितुम, कथयितुम इच्छा अभिधित्सा, कथयितुम इच्छा अभिधित्सा, तया अभिधित्सया। ठीक है ना। देखिए भाई, अभिधातुम का अर्थ हुआ कथयितुम, कथन करने की जो इच्छा उसको कहते हैं अभिधित्सा। फिर तृतीया अभिधित्सया, है कि नहीं, कथन करने की इच्छा से। लेकिन किस बात का कथन करने की इच्छा से? लक्षण, लक्षण का कथन करने की इच्छा से सूत्र प्रवृत्त हो रहा है। किंतु किसका लक्षण कथन करने की इच्छा है भाई? तो पद आया है तस्य, तस्य द्विविधस्य योगस्य, दो प्रकार का जो योग बताया उसका लक्षण करने की इच्छा से, दोनों को मिलकर लक्षण कर रहे हैं, करने की इच्छा से अब यह सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, 2 नंबर का सूत्र। तो सूत्र का उच्चारण योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, 2 पद है इसमें, योगः और चित्त वृत्ति निरोधः। ठीक है ना। तो दोनों योगों का साधारण लक्षण इसमें दिया जा रहा है। ठीक है। तो लिखते थोड़ा सा सूत्र के बारे में। तो पदच्छेद हो गया योगः चित्त वृत्ति निरोधः, लिखेंगे उसका अर्थ चित्तस्य, पहला ये शब्द है ना, चित्तवृत्ति निरोधः बराबर, चित्तवृत्ति निरोधः बराबर, उसका अर्थ करते हैं, लिखेंगे चित्तस्य बराबर अंतकरणस्य, अंतकरणस्य वृत्तयः इति चित्तवृत्तयः।
वृत्तयः इति चित्तवृत्तयः अर्धविराम तासां निरोधः बराबर निवर्तनम बराबर निग्रह बराबर बहिर्मुखतया परिणति विच्छेदात अंतर्मुखतया प्रतिलोम परिणामेन स्वकारणे लयः चित्तवृत्ति निरोध पूर्ण विराम। आगे चित्तस्य यस्मिन् अवस्था विशेषे प्रमाणादिवृत्तयः निरुध्यन्ते सः अवस्थाविशेषः योगः उच्यते पूर्ण विराम। अथवा चित्तस्य रजस्तमो वृत्तीनां निरोधः योगः इति तेन संप्रज्ञाते सात्विक वृत्ति सत्वे अपि न अव्याप्ति ठीक है। देखो भाई हो गया। तो चित्तवृत्ति निरोध इसका मतलब बता रहे। तो चित्त अर्थात अंतकरण, तो चित्तस्य अंतकरणस्य वृत्तय अंतकरण की जो वृत्तियां है अंतकरण के चित्त के परिणाम विशेष वृत्तय इति चित्तवृत्तय तासां निरोधः उन वृत्तियों का निरोध मतलब क्या? निरोध शब्द का अर्थ कर दिया निवर्तनम मतलब निग्रह मतलब बहिर्मुखतया परिणति विच्छेदा। चित्त जो हमेशा बहिर्मुख रहता है तो बहिर्मुख रूप से परिणत हुआ जो चित्त है उसका विच्छेद करके उसको अंतर्मुख करना। तो अंतर्मुखतया प्रतिलोम परिणामेन दो होता है अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम मतलब सीधा बाहर की ओर जा रहा है और उसके विपरीत प्रतिलोम उल्टा करना। तो प्रतिलोम परिणामेन स्वकारणे लय चित्तवृत्तियों का सभी वृत्तियों का उसके कारण में अंतकरण में लय करना यही है निरोध। इसी को कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध। और स्पष्ट कर रहे भाई किस प्रकार का यह योग है करके। तो चित्तस्य यस्मिन् अवस्था विशेषे चित्त का जिस अवस्था विशेष में क्या होता है प्राणादि वृत्तय निरुध्यन्ते है कि नहीं। चित्त की जिस अवस्था विशेष में प्राणादि वृत्तियों का निरोध किया जाता है कि नहीं।
चित्त की प्राणादि वृत्तियों का निरोध जिस अवस्था विशेष में किया जाता है वह अवस्था विशेष ही है क्या? योग। बात समझ में आई? चित्त की जो अनेक वृत्तियां, प्रमाणादि वृत्तियां, तो उस प्रमाणादि चित्त की जो अनेक वृत्तियां हैं उन सभी वृत्तियों का निरोध, निग्रह जिस अवस्था विशेष में होता है उस अवस्था विशेष का नाम ही है क्या? योग। अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध का नाम योग। और स्पष्टीकरण करने के लिए अथवा करके कह दिया, चित्त के तीन धर्म है, तीन गुण होते कि नहीं? तीन गुणात्मक है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण गुण की, रजोगुण की वृत्तियां और तमोगुण की वृत्तियों का निरोध यही है चित्त वृत्ति निरोध अर्थात योग, है कि नहीं? अब देखिए, क्षिप्त अवस्था में रजोगुण के प्राबल्य है, वह रजोगुण गुण का निरोध नहीं है, अतः वहां पर यह योग नहीं हो सकता। मूढ़ अवस्था में तमोगुण की वृत्तियां है, उसका निरोध नहीं है, इसलिए वहां पर भी यह योग नहीं होगा। विक्षिप्त अवस्था में कभी कभी सात्विक वृत्तियां है, किंतु रजोगुण का भी कभी कभी उसमें क्या अपना काम दिखाता है, इसलिए वहां पर भी नहीं है। आगे की जो अवस्था है एकाग्र, उसमें सात्विक वृत्ति तो है किंतु रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां नहीं है, तो उसका निरोध हुआ, अतः वो समाधि है, वह योग समाधि है। और असंप्रज्ञात अवस्था में, निवृत्त अवस्था में तो, असंप्रज्ञात योग में तो तीनों वृत्तियों का निरोध है, वहां पर भी लक्षण लागू पड़ेगा, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर अभिप्राय क्या निकला? केवल रजोगुण की वृत्तियों का निरोध योग नहीं हो सकता, केवल तमोगुण की वृत्तियों का निरोध योग नहीं हो सकता, रजोगुण और सात्विक वृत्तियों का निरोध भी योग नहीं है, तमोगुण की वृत्तियां और सात्विक वृत्तियों का निरोध भी योग नहीं है। फिर योग क्या है? रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों का निरोध योग है। सात्विक वृत्ति चाहे रहे चाहे न रहे, उससे मतलब नहीं, है कि नहीं? ये लक्षण बन गया। वही कह रहे, चित्तस्य रजस्तमो वृत्तिना निरोध योग। और ये लक्षण दोनों जगह बैठेगा। संप्रज्ञात समाधि में भले सात्विक वृत्ति है किंतु रजोगुण की तमोगुण की वृत्ति नहीं है, अतः वहां पर भी ये लक्षण बैठेगा। और असंप्रज्ञात समाधि में सात्विक की भी वृत्ति नहीं है किंतु रजोगुण तमोगुण की वृत्ति नहीं है ना, वो मुख्य है ना, अतः वहां पर भी ये लक्षण चला जाएगा, कहीं पर भी दोष नहीं आएगा। इस बात को बता दिया। तेन संप्रज्ञाते सात्विक वृत्ति सत्वे अपि न अव्याप्ति ही। हो गया जी। आइए आगे क्या करें? सर्व भाष्य में सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञात अपि योग इति आख्यायते। ठीक है, भाष्यकार कह रहे हैं कि सूत्र में योग का लक्षण किया और वह योग दो प्रकार का बताया, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, और दोनों का साधारण यह लक्षण है, केवल एक का ही नहीं है। बोलेंगे क्यों, कैसा ऐसा मालूम पड़ रहा है आपको? तो कह रहे कि चित्तवृत्ति निरोध ऐसा शब्द है सूत्र में, सूत्र में चित्तवृत्ति निरोध ऐसा शब्द न देकर यदि सर्व चित्तवृत्ति निरोध ऐसा पद होता, बात समझ में आ रही है? सर्व पद जोड़ा होता, सर्व चित्तवृत्तियों का निरोध, उसको योग कहते, ऐसा यदि कहा होता तो यह लक्षण केवल शाबाश असंप्रज्ञात समाधि का होता, है कि नहीं? संप्रज्ञात समाधि का नहीं होता, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में सात्विक वृत्ति है, सभी वृत्तियों का निरोध नहीं है। किंतु सूत्रकार ने सर्व चित्त वृत्ति निरोध ऐसा न कहकर केवल चित्त वृत्ति निरोध इतना ही कहा है। और चित्त वृत्तियों का निरोध तो संप्रज्ञात समाधि में भी है, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों का निरोध है, और असंप्रज्ञात समाधि में तो सभी वृत्तियों का निरोध है, अतः दोनों जगह यह लक्षण लागू पड़ता है। तो दोनों का साधारण लक्षण यह हो गया। वही बात कर रहे, सर्व शब्द अग्रहणात्, सर्व शब्द का ग्रहण सूत्र में न होने के कारण संप्रज्ञात अपि योग, संप्रज्ञात जो योग है वह भी इस लक्षण के द्वारा बताया जा रहा है, इति आख्यायते। हो गया। आइए ये जो पंक्ति है इसके आधार पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे
सर्वचित्तवृत्ति निरोधः, सर्वचित्तवृत्ति निरोधः योगः इति अकथनात्, इति अकथनात् संप्रज्ञातः अपि, संप्रज्ञातः अपि उक्त योग लक्षणांतर्गतः, उक्त योग लक्षणांतर्गतः, योग लक्षणांतर्गतः भवति इत्यर्थः, भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे संप्रज्ञाते योगे, संप्रज्ञाते योगे तत्वज्ञान रूपा वृत्ति, तत्वज्ञान रूपा वृत्ति न निरुद्धा भवेत्, न निरुद्धा भवेत्। अर्धविराम। तदन्याच, तदन्याच निरुद्धाः भवन्ति इति, निरुद्धाः भवन्ति इति। हो गया। देखो भाई अर्थ, तो सर्वचित्तवृत्ति निरोध योग इति अकथनात्, भाष्य में आया था ना अग्रहणात्, अग्रहणात् का अर्थ है अकथनात्, ऐसा न कहा हुआ होने से संप्रज्ञात अपि योग, संप्रज्ञात समाधि रूप योग भी उक्त योग लक्षणांतर्गत, यो जो योग का लक्षण किया है सूत्र में उसके अंतर्गत संप्रज्ञात योग भी आ गया, सर्व शब्द का ग्रहण न होने से। आगे संप्रज्ञाते योगे, संप्रज्ञात समाधि में तत्वज्ञान रूपा वृत्ति, तत्वज्ञान रूप वृत्ति वहां रहती है, विवेक ख्याति रूप वृत्ति रहती है वहां पर। संप्रज्ञात तत्वज्ञान रूपा वृत्ति न निरुद्धा भवे, निरुद्ध नहीं है वहां पर, बाकी की वृत्तियों का निरुद्ध है, वही करे। तद अन्याच निरुद्धा भवन्ति इति। लग गया जी, ये बात यहां तक हो गई। फिर आगे जो है भाष्य चित्तम ही इत्यादि, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।